आज हम अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारा होगा CSIR नेट JRF एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सबसे पहली हमारी क्या बात होगी कि CSIR नेट JRF का जो हमारा एग्ज़ाम है उसका पेपर पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बनाएं जिससे कि हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने अच्छे से JRF की रैंक मिले। ठीक है, तो मैं आज आपसे बात करूंगा अपने CSIR नेट JRF के सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में, उसके बाद डिटेल्ड सिलेबस के बारे में, देन मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिनको आप कवर करेंगे तो आप अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो CSIR नेट JRF अभी होने वाला एग्ज़ाम है, जून में जो होना था, जो फर्दर अभी एक्सटेंड किया है, नवंबर में होगा, और जो हमारा दिसंबर एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, हम कैसे अपने एग्ज़ाम को ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसा होता है। तो जो हमारा CSIR नेट का एग्ज़ाम है उसमें टोटल 360 मार्क्स का पेपर आता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? 360 मार्क्स होते हैं। उसमें कुछ हमारे पास चॉइस भी होती हैं। उन चॉइस को अप्लाई करने के बाद हमें मैक्सिमम जो मार्क्स का पेपर है वो 200 मार्क्स का पेपर क्या करना है, हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हमें 360 नंबर का 360 मार्क्स का पूरा पेपर मिलेगा, जिसमें से 200 मार्क्स की हमें क्या होगी, मैक्सिमम लिमिट होगी कि हमें सिर्फ 200 मार्क्स तक के क्वेश्चन करने हैं। ये जो पेपर पैटर्न होगा ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए में कवर करेगा वो किसको, अर्थमेटिक रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, मीनिंग जनरल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है वो हमारा कहाँ पे आएगा, पार्ट ए के अंदर आएगा। उसमें हमारे 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक जो हर एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और क्या होगा, हमें ओनली 15 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। तो 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन के नंबर हैं वो कितने हैं, 2, यानी 30 मार्क्स जो है हमारे वो पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड को कवर करेगा। उसके बाद जो पार्ट बी और पार्ट सी है उसमें हमारा केमिस्ट्री आएगा। पार्ट बी में आपको 40 क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, जिनमें से आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, यहाँ भी प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, यानी 35 का मतलब हो गया 70 मार्क्स को कवर करेगा ये, और 15 क्वेश्चन का मतलब 30 मार्क्स को कवर करेगा ये। यानी पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के हमें 30 + 70 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। जबकि हमें मिलेगा यहाँ से कितने का मिलेगा, 40 का, और यहाँ से कितने का मिलेगा, 80 का, यानी 120 मार्क्स में से 100 मार्क्स को हमें क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सी पार्ट है, सी पार्ट में भी MCQ ही क्वेश्चन आएंगे। पूरा जो पेपर है वो MCQ ही है, ओनली सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। अब पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट सी में पहले जो हमारा एग्जाम होता था उसमें 75 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी हमारे पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं ओनली, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन ऑर्गेनिक, 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक एंड 20 क्वेश्चन फिजिकल से होते हैं। 19 प्लस माइनस ऐसे करके हम उसको ले सकते हैं, यानी 20 अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हैं। तो जो 60 क्वेश्चन है हमारा, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो उन 60 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 240 जो मार्क्स का होने वाला जो पेपर है उसमें से केवल 100 मार्क्स की चॉइस है। यानी पार्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से केवल मेरे को 100 मार्क्स का सेलेक्ट करना है। कितने में से, मैक्सिमम मार्क्स है हमारे पास 240, यानी 60 क्वेश्चन में से ओनली 25 क्वेश्चन को चूज करना है। इस हिसाब से यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स और यहाँ पे 100 मार्क्स, तो मैक्सिमम कितने हुए, 200, यहाँ पे 250, 240 और यहाँ 120, यानी 360 का पेपर होगा। 200 क्या होंगे, हमारे मैक्सिमम मार्क्स होंगे। अगर हम बात करें अपने कट ऑफ की कि किस हिसाब से हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप अभी तक देख सकते हैं मैक्सिमम अगर आपके 120 मार्क्स आ जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर आपके 200 में से 120 मार्क्स आ जाते हैं और आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपका JRF होने का मैक्सिमम चांस होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो राउंड 120 से ऊपर नहीं गया है,
120 के अराउंड ही 117, 115 इसी के अराउंड अभी तक हमारा जो है वो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि हमें एक कंप्लीट स्ट्रेटजी पता हो और हमें एग्जाम में सिर्फ अपने क्वेश्चन सेलेक्टिविटी पे ध्यान देना है, ना कि इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात थी हमारी किसकी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में क्या क्या आता है उसकी। अब जो सेकंड थिंग है, सेकंड थिंग क्या है हमारे पास, सेकंड थिंग है कि किस तरीके का सिलेबस एग्जाम में आता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन वो हमारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे सेक्शन में इसको पूरे पैटर्न को अपने हिसाब से इस अकॉर्डिंग डिजाइन किया हूँ, यानी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ इनऑर्गेनिक और फिजिकल में इंटरेस्ट है, कुछ ऐसे हैं जिनको फिजिकल ऑर्गेनिक में है और कुछ ऐसे हैं जिनको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में है। तो उसी के हिसाब से कंप्लीट जो हमें एक तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी है उसको मैं यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं बताऊँगा कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स को कवर करते हैं हमारे CSIR के एग्ज़ाम में, जिससे कि हम अच्छी रैंक और फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना इजीली JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, बात करता हूँ यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो आपको सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखा है 7, यहाँ पे मैंने 7 लिखे हैं और उसमें 8वां एसिड बेस और 9वें नंबर का क्या है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी यहाँ पे इंक्लूड है सिलेबस के अंदर। यहाँ पे मैंने 7 चीज़ लिखी हैं जो आपके लिए एग्जाम के ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, जनरल इनऑर्गेनिक एंड केमिकल पीरियोडिसिटी। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स में मिल जाएगा। जनरल इनऑर्गेनिक से, केमिकल पीरियोडिसिटी से उसको जनरल बेसिक ट्रेंड पूछना होगा तो यहाँ से जनरली वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का जो पोर्शन है वो हमारा केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से हम मेन ग्रुप जो है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे हमें सीखना होगा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, कैसे हमें सीखना होगा बैक बॉन्डिंग, वो सब कॉन्सेप्ट हमें केमिकल बॉन्डिंग में सीखने हैं। बेस्फोर थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमें बैक बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें हमें कहाँ है केमिकल बॉन्डिंग में कवर करनी है। उसी के बिहाफ पे हम इजीली मेन ग्रुप को कवर कर सकते हैं। मेन ग्रुप हो गया हमारा। और ये मेन ग्रुप जो है उसका भी अच्छा खासा वेटेज होता है हमारे एग्जाम में। अप्रोक्सीमेट 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से, 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो यहाँ से मेन ग्रुप से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मेन ग्रुप पढ़ना जरूरी है, लेकिन मेन ग्रुप S&P लोग मिला के ही हमारा बहुत लेंथी सिलेबस हो जाता है, इसलिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं मेन ग्रुप को स्किप कर देते हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक हैं मेन ग्रुप के अंदर, जैसे कि बोरॉन फैमिली है और जैसे कि हमारा हेलोजन फैमिली है, जैसे कि हमारा फॉस्फोरस फैमिली है। ये कुछ फॉस्फोरस के ऐसे एसिड हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो मेन ग्रुप से हम उसको कंप्लीटली स्किप ना करके कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट फैमिली हैं, बोरॉन फैमिली, फॉस्फोरस फैमिली एंड हेलोजन फैमिली, उसको हम कवर कर सकते हैं और यहाँ से इजीली। जैसे अभी आप देखेंगे कुछ प्रीवियस हमारे जो पेपर हुए हैं उसमें क्या है, बोराजीन या इस टाइप के जो बोरेक्स टाइप के कंपाउंड्स हम बोरॉन फैमिली में पढ़ते हैं, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। गेट में भी आपको मिलेगा कि उसी मेन ग्रुप की जो रिएक्शंस हैं उनको घुमा फिरा के लास्ट ईयर नेट में, गेट में इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये मैंने उसी हिसाब से आपको सिलेबस यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है जिस हिसाब से हमारे दिसंबर या फिर जून CSIR के एग्जाम में CSIR ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक, एवलॉग एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो हैं आपके 4 मेजर टॉपिक हैं। अब आप किसी भी तरीके से इन 4 मेजर टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक एंड एवलॉग एंड, और अगर आपको एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ना है तो केमिकल बॉन्डिंग पे आप चले जाएंगे। और केमिकल बॉन्डिंग ये 5 टॉपिक कवर करने के बाद, अच्छे से इनके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के बाद, आप अपनी इनऑर्गेनिक को अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% कंप्लीट मान के चल सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि 60 to 70% मार्क्स मैं अपने इनऑर्गेनिक एग्जाम से कंडक्ट कर सकता हूं, कवर कर सकता हूं।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है फिजिकल का, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी सिलेबस को समझाने की कोशिश करता हूं। पहला है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमारा 12th से पढ़ने वाला टॉपिक है। 12th की जो सबसे पहली बुक का चैप्टर है वो क्या है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है। तो मैं कोशिश करता हूं कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन, एक मिनिमम 2 मार्क्स में और एक 4 मार्क्स में, यानी 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हमारा हर बार CSIR के एग्जाम में आना जरूरी है। तो हर बार आपने देखा होगा कि CSIR के एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से। तो इसलिए आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत इजी टॉपिक है। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो परीक्षित सर हैं उन्होंने कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़ाया होगा, फिर उसके बाद सेल्स की बात करी होगी, फिर उन्होंने एप्लीकेशन की बात की होगी। तो एक क्वेश्चन जो है आप अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन हमारा बेसिक जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उस पोर्शन से कवर करता है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो जनरली E0 सेल यानी हाफ सेल के उस पर भी आप पे आता है, या फिर हमारा कई बार वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो हमारा थर्ड जो पोर्शन है पोलैरोग्राफी वाला, उससे एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन कर्व बना के उसने कंडक्टेंस का कर्व बना के और वहाँ पे पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 पोर्शन को ना भी कवर कर पाओ, आप अंडरस्टैंड ना भी कर पाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो आपको मेजॉरिटी जो 2 टॉपिक हैं, फर्स्ट जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का और जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, उन दोनों को अच्छे से कवर करना है और यहाँ पे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसमें लास्ट में जो आने वाली हमारी चीज़ें हैं जो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हैं, फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से फोकस करना है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन वहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी होती है और उस क्वेश्चन में एक ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट होता है और उसके अलावा हम उसको देख के अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपको SSA का क्वेश्चन और आपको हाफ लाइफ पीरियड और ये सब चीज़ें अच्छे से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तब आप क्या है, कैलकुलेशन का कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हमारे CSIR एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ओनली हमें क्या करना है, पेन एंड पेपर पे ही उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैलकुलेटर यहाँ पे हमारा उन्होंने नहीं दिया है, लाइक गेट एग्जाम। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ जो मेजर चीज़ें होंगी, मैं पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को फर्दर डिस्क्राइब करूंगा कि किस टॉपिक में से कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है। अभी मैं सिर्फ आपको केमिकल काइनेटिक्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा सरफेस केमिस्ट्री है। आपको भी पता है कि सरफेस केमिस्ट्री को सिर्फ हम 2 या 3 ही ऐसी जगह हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आपको पता है थीटा बराबर KP/1 + KP से मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थीटा बराबर KP/1 + KP, ये जो इक्वेशन है इसी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक जो हमने अभी आपको बताया है अपने वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया है परीक्षित सर ने सरफेस केमिस्ट्री, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि एक और इक्वेशन है बेट इक्वेशन, तो वहाँ से भी कभी उसने एक आध बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री से भी हर बार 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही है, तो इसलिए सरफेस केमिस्ट्री बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको वहां से उसको कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की। तो आप अगर बात करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसमें क्या हो सकता है, आपका कार्नोट साइकिल से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सवेल स्क्वायर से क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्यूगासिटी कोएफिशिएंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, फ्री एनर्जी मिक्सिंग, ये सब चीज़ें ही आपके एग्जाम में आई हुई हैं। और केमिकल पोटेंशियल, इन्हीं सब चीज़ों से एक्टिविटी कोएफिशिएंट, फ्यूगासिटी, इन सभी चीज़ों से यहाँ पे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ओनली फ्यू पॉसिबिलिटी हैं जो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बिहाफ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर को सोल्व करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड थर्मोकेमिस्ट्री। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में 3 ही मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको बता दिए हैं।
तीन ही स्पीड के जो फॉर्मूले हैं उन तीनों फॉर्मूले से ही मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी ए एंड बी वंडर वॉल कोफिशिएंट जो फैक्टर हैं उनको भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वांटम केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये जो तीन टॉपिक मैंने एक साथ लिखे हैं, ये जो तीन टॉपिक हैं एक दूसरे से लिंकअप हैं और एक टॉपिक को सीखने के बाद अच्छे से दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मैक्सिमम मेजर पार्ट ये तीन ही टॉपिक कवर करते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 30 to 40 और मैं कहूँ तो 40 to 45 मार्क्स का इन तीन ही टॉपिक से एग्जाम में आता है, क्वांटम, स्टैटिस्टिकल एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बिहाफ पे सबसे पहले ये आइडिया देखना है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत बड़ी कैलकुलेशन हमारे CSIR एग्जाम में पूछी गई है या नहीं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो उसने सिर्फ कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हमसे क्वेश्चन को सोल्व कराने की कोशिश की है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो लगने वाले फॉर्मूले हैं और जो हमारे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगने वाले फॉर्मूले हैं कि वो आपको मेमोराइज हैं अच्छे से या नहीं, उनका कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं। उसका मतलब एग्जाम में आपसे कोई लेंथी कैलकुलेशन कराना नहीं है। हाँ, अगर आप गेट की बात करेंगे तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन के क्वेश्चन उसने हमारे गेट एग्जाम में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से पूछे हुए हैं, लेकिन CSIR नेट में ओनली कुछ ही ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे उसने क्वेश्चन को पुटअप किया है। जब मैं आपको ये दोनों चीज़ें कवर कराऊंगा तब हम वहाँ पे पढ़ेंगे। क्वांटम केमिस्ट्री ये सबसे बेहद ज़रूरी और सीखने वाला टॉपिक इसलिए है क्योंकि जो बच्चे बायो से रिलेटेड हैं, बायो बैकग्राउंड के हैं, उनको क्वांटम केमिस्ट्री लगता है कि डर, मतलब हम नहीं करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री। लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री से अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का हमारे पेपर में हर बार आना ही आना है। अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का मतलब है 30+5 और 30-5, ठीक है। 25 to 35 का रेंज बहुत बड़ी रेंज है, एक सिंगल टॉपिक से 25 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन आने। और क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपको मैंने इस टाइप से कुछ पार्ट में सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ाया हुआ है कि आप फर्स्ट जो पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, जिसमें मैंने नॉर्मलाइजेशन ऑपरेटर और ये हर्मिशियन ऑपरेटर ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने आपको सिस्टम वाइज पढ़ाया हुआ है कि 1D बॉक्स क्या है, 2D बॉक्स क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर और ये जितनी भी हमारे टाइप के सिस्टम पॉसिबल हैं वो मैंने आपको सेकंड पोर्शन में पढ़ाए हुए हैं। वेरिएशन थ्योरम, बीरियल थ्योरम, ये सब को कवर करते हुए आपको सिर्फ अगर पूरी क्वांटम को तैयार नहीं करना है तो जो हमारा ऑपरेटर वाला जो पोर्शन है और जो हमारा 1D 2D के लिए एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं और ये हमारा आइगन वैल्यू, आइगन इक्वेशन, ये सब कैसे निकालते हैं, एटलीस्ट उन सब चीज़ों को आपको आना चाहिए। उसमें कोई भी हार्ड मैथमेटिक्स नहीं लगेगा। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर पढ़ाए हुए हैं वहाँ से जाके आप अच्छे से उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा क्वांटम केमिस्ट्री का, ये स्टैटिस्टिकल और इस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। अब ये जो ग्रुप थ्योरी है इसमें आपके मैक्सिमम टाइम कुछ बार फ्री के मार्क्स होते हैं, 1-2 बार अभी वो 4 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप करने लगा है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन अभी तक जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उनमें उसने बहुत इजी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में तो मूलिकन सिंबल ही पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट नॉर्मल मोड्स ही पूछ लिए। तो बहुत सारे ऐसे इजी क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं जो आपको फ्री के मार्क्स इस टॉपिक से मॉलिक्यूलर ग्रुप थ्योरी से दिला सकता है। नेक्स्ट जो पॉलीमर है वहाँ से भी एक अजीली 4 to 6 मार्क्स का, इजीली 4 to 6 मार्क्स का आपको कवर करने के मिलेगा, तो इसलिए 4 to 6 मार्क्स का आप पॉलीमर से भी कवर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फिजिकल का पोर्शन था मैंने उसको आपको यहाँ पे आइडिया देने की कोशिश की है। जब हम इन टॉपिक को कवर करेंगे तब मैं बताऊँगा कि इन टॉपिक में पर्टिकुलरली हमें किसको अच्छे से लर्न करना है और कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है ऑर्गेनिक का।
ऑर्गेनिक के पार्ट में सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए कुछ चीज़ों के ध्यान रखना है, जैसे कि हमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन जो हैं वो बताई हुई हैं। उन स्पेसिफिक नेम रिएक्शन को हमें क्या करना है, मेमोराइज करना है और उन स्पेसिफिक नेम रिएक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। सेकंड, कुछ ऐसे रिएजेंट हैं जैसे कि शार्प लैब एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन। शार्प लैब एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन प्लस डेट और माइनस डेट के बिहाफ पे या फिर OH के प्रेजेंस के हिसाब से लेफ्ट में है राइट में, हमें नहीं पता कि अबव साइड ब्रीजिंग में जाएगा या फिर हमें क्या पता बिलो साइड इपोक्सीडेशन होगा। तो इसलिए उस कॉन्सेप्ट को, सिंगल कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कितनी हमें नेम रिएक्शन याद रखनी है और कौन कौन से रिएजेंट का हमें ध्यान रखना है। इसलिए सबसे पहले जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर मैं करता हूं और इसमें एरोमेटिसिटी की भी बात करता हूं तो एक क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एरोमेटिसिटी वाले पोर्शन से आपको एग्जाम के अंदर मिल ही जाना है। ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी नाइट्रीन और जो ये हमारा बेंजाइन है, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन फ्री रेडिकल है, इनकी रिएक्टिविटी के, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में ही उसने कितनी बार रिएक्शन इंटरमीडिएट से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, या वो पूछ सकता है कि कौन सा इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में फॉर्म्ड होगा। तो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट के बिहाफ को भी आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर और उसका जो सिंथेसिस पार्ट है मैकेनिज्म वाला, कैसे इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है, क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या है और ब्रिजर कार्बोकैटायन स्टेबल है या नहीं है, ये एटलीस्ट आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ये कहाँ पे हेल्प करेंगे। अगर मेरे को कहीं पे 2 या 4 मार्क्स की कमी मिल रही है, लग रही है अपने एग्जाम को करने के टाइम पे, तब ये मेरे को हेल्प करेगा कि अगर मेरे को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है तब मैं ईजिली अपने 2 to 4 मार्क्स इस टॉपिक से कमा सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा एक ऑर्गेनिक का बहुत ही बड़ा पार्ट हो जाएगा, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक, जितनी भी टाइप की रिएक्शंस हैं उन सभी को रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर डिस्कस करेंगे। और रिएक्शन मैकेनिज्म को अप्रोक्सीमेटली आप अगर कोशिश करेंगे तो 15 to 20 मार्क्स का आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पोर्शन से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन। ये सबसे मेजर पार्ट है हमारे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे फिजिकल का सबसे मेजर पार्ट क्वांटम, स्टैटिस्टिकल एंड मॉलिक्यूलर है, उसी हिसाब से ऑर्गेनिक का सबसे मेजर पार्ट रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन है। तो रिएजेंट और नेम रिएक्शन को अगर कंप्लीटली मैं नहीं कर पा रहा हूं तो स्किप करने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। मैं उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, वो कैसे ऑब्जर्व करूंगा कि कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें मेरे को लर्न करनी है, वो मैं देख सकता हूं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे उसने बार बार फोकस किया है। मैंने आपको कुछ नेम रिएक्शन और रिएजेंट के बारे में आपको बताया था, तो इसलिए उन रिएजेंट और नेम रिएक्शन को आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है हमारा पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। ये भी अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स आपको क्या होगा CSIR नेट एग्जाम में दे सकता है। हेट्रोसाइक्लिक और स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री का केमिस्ट्री के पेपर में, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है उसका केमिस्ट्री के पेपर में ओनली वेटेज है 4 to 6 मार्क्स। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री का केमिस्ट्री सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं बात करता हूँ कोई भी हमारी नेम रिएक्शन है, कोई भी रिएजेंट है, रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, उसके अंदर अगर उसने स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, इस तरीके से बॉन्ड को सेटल करके दिया, लेकिन मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि मेरा स्टीरियोकेमिस्ट्री में अबव द प्लेन जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा, अटैक नीचे से करेगा, ऊपर से करेगा, तो मैं उसका बॉन्ड डैश्ड होगा, बोल्ड होगा, क्या होगा, मैं कुछ आइडिया नहीं लगा सकता हूँ। इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कमज़ोर मान के चल सकते हैं। 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही इससे अभी तक आए हुए हैं, लेकिन
केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस हिसाब से ये स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड ग्रुप थ्योरी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत कम वेटेज हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड ग्रुप थ्योरी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल प्रोडक्ट, और नेचुरल प्रोडक्ट में आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। नेचुरल प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी क्लासरूम लेक्चर में कि नेचुरल प्रोडक्ट में आपको सबसे पहला अपना जो फोकस रखना है, जो आरएनए डीएनए जो बेस है उनके बीच में जो कोडिंग है उनके ऊपर सबसे पहले बेस, उनके बाद उनकी जो कोडिंग है उनके ऊपर ध्यान रखना है। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और उनकी रिएक्शंस को याद रख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। दैट्स इट। इतना भी अगर आप करेंगे तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट से जो मिलने वाला इजी क्वेश्चन होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे 3 मेजर पार्ट थे, लेकिन हमारा जो एक और 4th पार्ट है जो हमारे एग्जाम में आता है वो है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग से हमारी कंप्लीटली ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करेंगे। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैंने यहाँ पे फिजिकल में लिखा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में, जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने जब आपको क्लास में लेक्चर लिया तब मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या, रोटेशनल, उसके बाद वाइब्रेशनल, देन इलेक्ट्रॉनिक की बात करी, देन रमन की बात करी। अभी मैं बात करने वाला हूं कि यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम सबसे पहले ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे क्या, एनएमआर पढ़ेंगे। एनएमआर के अंदर जो हमने पढ़ा है उसमें आईआर, मास और यूवी, ये जो तीनों, ये जो 4 मेरी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, इन 4 ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही अप्रोक्सीमेटली मेरे को 25 to 30 मार्क्स मिल सकते हैं। मैंने बोला कि इन सिर्फ 4 टॉपिक एनएमआर, आईआर, मास एंड यूवी से ही ओनली 25 to 30 मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए मैंने क्लासरूम में भी फोकस कराने की कोशिश की थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका बहुत मेजर पार्ट है, तो ध्यान से स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोसबार और ईएसआर। ये जो है हमारा इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करेंगे, और ईएसआर और मोसबार से 100% एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। या तो वो ईएसआर से आ सकता है या वो मोसबार से आ सकता है। कितनी बार ऐसा भी है कि ईएसआर से भी आया है और मोसबार से भी पैरेलल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ। ये तो था हमारा कंप्लीट आइडिया सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा CSIR ने सिलेबस प्रोवाइड कराया है, ये हमारा उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये टॉपिक का डिस्कशन है। लेकिन अब हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हमें अपने दिमाग में कैसे सेटलमेंट रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑर्गेनिक नहीं आती। तो तब हमें क्या करना है, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल को अच्छे से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। लेकिन जब बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैंने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट आपको एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट पता हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री पता हो, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पता हो, और आपको 2-4 जो नेम रिएक्शन हैं, जैसे कि हमारी बर्च रिडक्शन है, साइमन स्मिथ रिएक्शन है, अगर ये जो 4 जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर आपको वो भी पता है और 2-4 रिएजेंट के बारे में नॉलेज है, तब भी आपका एग्जाम में बैठ के काम चल जाएगा। कब? जब आपको इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल अच्छे से कवर कर रखे हैं तब। ऑर्गेनिक को स्किप अभी भी नहीं करना है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक अगर आप करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में ठीक है, मोस्टली ऐसे जो स्टूडेंट है वो बायो बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन आपको कंप्लीटली फिजिकल नहीं छोड़ना है। कुछ टॉपिक मैंने बताया, जैसे कि आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स का इसके अंदर यूज नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 पोर्शन को अच्छे से कवर कर सकते हैं, कोई मैथमेटिक्स का यूज नहीं है। ऐसे ही केमिकल काइनेटिक्स में कुछ जो हमारे स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, एसएसए लगाना और ये सब, आप केमिकल काइनेटिक्स में इन सब को कवर कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो ग्रुप थ्योरी, पॉलीमर, सरफेस, ये टाइप के जो टॉपिक हैं इन सबको अच्छे से कवर कर सकते हैं।
ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको फिजिकल एंड ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे जो स्टूडेंट होंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को मोस्टली ये अप्रोक्सीमेटली 50 to 55% जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सेलेक्ट करते हैं इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, और फ्यू पार्ट ऑर्गेनिक का, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। सेकंड जो हमारा अप्रोक्सीमेटली ये 25 to 30% जो लोग हैं, या मैं बात करता हूँ 25 to 30 और 35% जो हमारे स्टूडेंट हैं वो लाइक करते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन को, या फिर ये 35 के अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है। और अप्रोक्सीमेटली 10% to 15% ही हमारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन को लाइक करते हैं, और उनमें से सिर्फ 1 या 2% लोग कंफर्ट होते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल को पैरेलल रखने में। ठीक है, तो हमें अगर ऐसा है कि ऑर्गेनिक आती है, फिजिकल इनऑर्गेनिक नहीं आती है, तब डिफिकल्टी होगी। अगर इनऑर्गेनिक आती है, फिजिकल ऑर्गेनिक नहीं आती है, तब भी डिफिकल्टी होगी। एटलीस्ट 2 ब्रांच आती है, 1 नहीं आती है, तब हम अपना थोड़ा बहुत इधर या उधर करके अपना काम चला सकते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रैक ही कर सकते हैं, उसमें अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 80 to 85 सिलेबस के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है, और मैं उसके क्वेश्चन को भी इजीली अटेम्प्ट कर पाता हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक मेरी बहुत वीक है। तो उस टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए हम क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल आपको अच्छे से पता है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल को मैं अच्छे से कवर कर लूँगा अपने एग्जाम में भी, देन ऑर्गेनिक को कंप्लीटली स्किप करने की बजाय आप कुछ जो हमारे टॉपिक हैं उनके भी जो फ्यू टॉपिक हैं, जैसे कि एरोमेटिसिटी का टॉपिक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, और नेचुरल प्रोडक्ट का टॉपिक है, नेम रिएक्शन और रिएजेंट में कुछ स्मॉल टॉपिक हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रिएक्शन मैकेनिज्म में हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन है वो कितनी बार पूछी हुई है, हाँ, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कितनी बार पूछा हुआ है। तो इस टाइप के कुछ जो हैं हमारे इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, उनको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बुक के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको, अगर जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, मैंने पूरा पोर्शन स्टार्ट किया शुरू से पढ़ना। सबसे पहले मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ा, फिर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर मैं गया मैंने स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा, फिर मैं गया ऑर्गल डायग्राम के बारे में पढ़ा, फिर मैंने मेटल की क्या स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा, फिर मैंने लेवलिटी के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने कोऑर्डिनेशन में कवर करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं लास्ट में आया मैंने देखा इनर स्पेयर आउटर स्पेयर मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। देन हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे अपनी थिंक को पॉजिटिव रख के हम चल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन में हमारा जितना हुआ है उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो हमने यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई हैं उनको प्रैक्टिस करके अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रख सकते हैं और अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब भाई आपको नहीं समझ में आ रहा इनर स्पेयर आउटर स्पेयर, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप इनर स्पेयर आउटर स्पेयर को छोड़ देंगे, लेकिन इनर स्पेयर आउटर स्पेयर को पैरेलल रख के आप किसी एक इनमें से जो वीक टॉपिक है आपका उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। यानी अगर आपका इनर स्पेयर आउटर स्पेयर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन रहा है तो आपको क्या होगा, उस टाइम पे जो हमारा वीक टॉपिक है अगर उससे कोई इजी क्वेश्चन पूछ लिया तो वो बन जाएगा, यानी वो हमारे एग्जाम में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इनऑर्गेनिक के बारे में, फिर उसके बाद फिजिकल के बारे में, ऑर्गेनिक के, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करूंगा। अभी के लिए थैंक यू।